जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार अप्रवासी संकट हुआ और किस प्रकार असम संकट सामने आया उभर कर, ये चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे नागरिकता के बारे में कि किस प्रकार नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार छीनी जा सकती है या फिर हम लोग स्वतः उसको छोड़ सकते हैं। ये सब चर्चा हम किए थे। इसी की अगली कड़ी है जो हम बताने जा रहे हैं। तब हम धीरे धीरे CAA और NRC के मुद्दे को समझ पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। उस टाइम ये पाकिस्तान, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी पाकिस्तान उस टाइम कहलाता था, जो भी वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है। ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, ये 1971 में अलग हुआ था। तो ये दोनों, यहाँ से बहुत सारे ऐसे आदमी थे, हम बताए थे कि 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 तक ये दिया गया था कि आप भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, आपको छूट मिलती है। ये सब बातें थी। तो बहुत सारे आदमी यहाँ से पाकिस्तान से भारत आए और बहुत सारे आदमी भारत से पाकिस्तान गए। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब आज़ाद हुआ था हम लोग का भारत, तो पाकिस्तान में लगभग 14% हिंदू थे। 14% हिंदू थे और अभी वर्तमान में उनकी संख्या 1.3% हो गई है। तो आखिर इतना जो कमी हुआ है, ये कहाँ चले गए, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग आएंगे एक जनगणना के माध्यम से। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में से जुड़ कर नहीं बोलेंगे या फिर किसी सरकार के विरोध में या किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं बोलना है। हम लोग को तथ्य समझना है कि आखिर ये कैसे बदलाव आया। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का जनगणना स्टार्ट हुआ था भारत में 1972 में, मेयो के समय में, लेकिन रेगुलर रूप से यानी क्रमबद्ध रूप से 1881 से स्टार्ट हुआ था रिपन के समय में, और तब से हर 10 साल पर जनगणना होता है। तो उसी के संदर्भ में 1941 में जनगणना हुआ था और 1941 के जनगणना में हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान में हिंदू की संख्या 14% थी। 14% इस यहाँ पे थी और 24% बांग्लादेश में था उस टाइम 1941 में। लेकिन जब 1951 में जनगणना कराया गया, उसके 10 साल बाद यानी जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जब हम लोग जनगणना देखते हैं तो उस टाइम 1.3% जनसंख्या हो गई थी हिंदू की। तो आखिर इतने आदमी पाकिस्तान में क्या हो गए हिंदू? तो कुछ आदमी कहते हैं कि कत्लेआम हुआ, मारपीट हुआ, उस सभी को मार दिया गया हिंदू को, या फिर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ऐसी बातें हैं लेकिन पूरा सच नहीं है। कत्लेआम जरूर हुआ जब भारत से पाकिस्तान लोग जा रहे थे और पाकिस्तान से जब लोग भारत आ रहे थे तो बहुत सारा कत्लेआम हुआ था हिंदू मुस्लिम का। लेकिन कुछ आंकड़ा भी है कि जैसे हम बताया गया था, कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 तक आप ये पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आ गए। तो ऑटोमेटिक है कि ये जनसंख्या जो होगी वो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, 1.3% हो गया। जब मान लीजिए कि ये 100 हिंदू पाकिस्तान, 100 जनसंख्या है, 100 हिंदू है, उसमें से 14 में से 12 आ गया, भारत आ गए 12 और 2 को मान लीजिए 2 वहाँ बच गए। तो उस अनुसार अगर हम जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो ये 1.3% हो जाएगा। उसी समय पंजाब का जब आंकड़ा लिया गया था तो पंजाब में उस टाइम 32.3% हिंदू थे, 32.3% मुस्लिम थे। और 1951 में ये 0.8 हो गए। तो पाकिस्तानी लोग का कहना है कि पंजाब में इतने सारे मुस्लिम को काट दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन ये सच, पूरा सच नहीं है। कुछ तो इधर से भी हुआ, कुछ उधर से भी हुआ, लेकिन पूरा सच नहीं है। कत्लेआम हुआ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि ये घटकर इतना पे आ जाएगा, 0.8 पे आ जाएगा। तो वही हुआ जैसे पाकिस्तान से हिंदू आए और फिर भारत से भी पाकिस्तान रहने के लिए जिनका अपना रिलेटिव्स था, जिनको वहाँ का पर्यावरण अच्छा लगा तो वो वहीं चले गए, जिनका रिलेटिव्स भारत में था वो भारत में आ गए। तो इस तरह से ये जो
प्रवास हुआ था, माइग्रेट किए थे यहाँ से भारत, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, इसमें इनके प्रतिशत संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। उसके बाद यहाँ तो 1941 से 1951 में ही बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल गया और आज भी ये संख्या जो है लगभग 1.3 था 1951 में और अभी 1.5% है। मतलब उतना ज़्यादा अब माइग्रेशन नहीं होता है पाकिस्तान से भारत में। लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में देखेंगे तो 1941 के जनगणना में बांग्लादेश में 24% हिंदू और भी बौद्ध वगैरह थे, 24%। लेकिन 1951 में जब इनका आंकड़ा लिया गया था तो 1951 में ये 22% थे। इसका मतलब 4% मात्र 22% वहाँ पे हिंदू बच गए थे बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि जब ये आना जाना हुआ था भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, उस टाइम मात्र 4% लोग इधर से उधर गए, 2% और उधर से इधर आए। बाकी धीरे धीरे करके वहाँ पे जाने लगे, भारत धीरे धीरे आने लगे। उनको बाद में माइंड हुआ, बाद में वो धीरे धीरे अपना यहाँ से माइग्रेट करने लगे अलग तरीके से, जो आज तक होता रहा है। बांग्लादेश से भारत आते रहे हैं ये लोग। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये 22%, अब वो उस टाइम 1951 में 22% था, जो अभी ये घट के हो गया है 1.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में 1.8% हिंदू बच गया है। तो इतने समय में यहाँ से जो प्रवासी हुआ है, अभी का आंकड़ा देखेंगे तो वो जनसंख्या हो जाता है 2 करोड़। 2 करोड़ आदमी जो भी हिंदू थे, अल्पसंख्यक थे बांग्लादेश में, उनका माइग्रेशन हुआ है भारत की ओर। ये संख्या में 2 करोड़ हैं। और आगे हम देखेंगे कि सभी जगह से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग आना बंद कर दिए, नेपाल से, भूटान से, अफ़गानिस्तान से, तिब्बत से, श्रीलंका से, यहाँ से लोग आना बंद कर दिए। यहाँ से भी लोग आए। जैसे देखेंगे कि पाकिस्तान से अब जैसे राजस्थान के बॉर्डर से बहुत कम संख्या में, लगभग 10,000 की संख्या में कभी कभी प्रवासी लोग आते हैं उत्पीड़न के मामले को लेकर कि वहाँ हमको शोषण किया जा रहा है। तो ये कोई बड़ा संख्या है नहीं। हम लोग के ये भारत के जनसंख्या के संदर्भ में देखेंगे तो 10,000 संख्या कोई बड़ी है नहीं, मात्र 10,000 आते हैं, कभी 10,000, 1,000 ऐसे करके आते हैं। अफ़गानिस्तान से देखेंगे, यहाँ हमारा अफ़गानिस्तान है, हमारा नहीं अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ से भी लगभग 15,000 हिंदू अल्पसंख्यक जो थे अफ़गानिस्तान में, वो उत्पीड़न का शिकार होकर के भारत आए। तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, ये भी ऐसे ही भारत उनको धीरे धीरे शरण प्रार्थी से वो लोग सीधे शरणार्थी हो गए, ये कन्वर्ट कर दिया गया और धीरे धीरे उन लोगों को भी नागरिकता सरकार द्वारा दे दी गई। उसके बाद नेपाल का मामला है नहीं, भूटान से तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं। तिब्बत में 1959 ईस्वी में, तिब्बत में 1959 ईस्वी में दलाई लामा के साथ 80,000 उनके अनुयायी थे, वो भारत आए शरण लेने के लिए कि मतलब ये क्या कह सकते हैं उसको, कि अस्थायी रूप से यहाँ पर हम रहेंगे और कुछ दिन के लिए, और जब वहाँ मामला सही हो जाएगा तो फिर हम वहाँ चले जाएंगे। ये तिब्बत से आए थे और ये वर्तमान में तिब्बती लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे ये अपना डेरा डाले हुए हैं और इनको सबसे अधिक मदद कर्नाटक से मिलता है। कर्नाटक में तिब्बत स्कूल वगैरह बहुत सारी सुविधा है, जिसके कारण यहाँ से कर्नाटक से इनको बहुत मदद मिलता है। तो ये 80,000 अनुयायी भी कुछ ज़्यादा बड़े थे नहीं और ये अस्थायी रूप से आए थे, इसलिए ये बड़ी संकट लेके नहीं आए दलाई लामा। श्रीलंका में 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि सीलोन समझौता हुआ था, सीलोन एक्ट पारित हुआ था 1948 में, जिसमें भारतीय तमिल जो थे, भारतीय मूल के जो तमिल थे, 7 लाख तमिल को गैर घोषित कर दिया गया था कि आप नागरिक नहीं हैं यहाँ। उनको राज्य विहीन बना दिया गया था, स्टेटलेस बना दिया गया था 7 लाख तमिल को। तो फिर वो मूव किए भारत, ये 7 लाख तमिल मूव किए भारत कि नहीं अब हमको भारत में ही रहना चाहिए। तो इस 7 लाख में 4.5 लाख को भारत सरकार जो है नागरिकता दे दी है।
और ये ज़रूरी नहीं है कि इनको CAA के माध्यम से मिले। सरकार अगर चाहे तो किसी भी माध्यम से एक लाइन में भी कह सकती है कि हाँ वो सब आदमी नागरिक घोषित हो सकते हैं। तो ये 4.5 लाख आदमी को नागरिकता मिल चुकी है और बाकी अभी प्रवासी बने हुए हैं। इन लोगों को भी सरकार चाहेगी तो बना सकती है। तो ये भी बड़ा मामला नहीं आया था और ये एक ही बार मूव कर गए थे भारत में। सबसे बड़ा मामला हम देखेंगे तो बांग्लादेश से होता है कि ये 22% हिंदू जो थे अब वहाँ पे 1.8% हो गए थे। तो ये अब बाकी मूव किए हैं भारत। तो इसमें क्या क्या मामला हुआ था, एक और हम लोग देख लेंगे म्यांमार का मामला कि बर्मा एक्ट पारित हुआ था 1982 में। तो वहाँ पर लगभग रोहिंग्या जो भी थे, रोहिंग्या मुसलमान 80,000 समथिंग में थे, उनको सीधे स्टेटलेस घोषित कर दिया गया था। तो रोहिंग्या मुसलमान जो थे वो पहले मूव किए म्यांमार से बांग्लादेश। और भारत के संदर्भ में भी देखा जाता है कि 15,000 से 20,000 के लगभग में रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भारत आ चुके हैं। तो ये भारत सरकार जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसस है कि उनको अब उनकी संख्या आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि मानते हैं कि हाँ उत्पीड़न के शिकार है तो हम अपने देश में शरण देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आदमी मेरे देश में शरण लेने आ जाएंगे तो मेरा सभ्यता संस्कृति सारा नष्ट हो सकता है, ये सभी बातें। तो ये बर्मा का था, वहाँ से रोहिंग्या मुसलमान 10 से 12,000 की संख्या में आए भारत। सबसे बड़ा था बांग्लादेश का, और इसी बांग्लादेश से असम संकट पैदा हुआ है। संकट कैसे पैदा हुआ, कहाँ से असम संकट की शुरुआत हुई थी, आज वहाँ देखेंगे। असम संकट सबसे पहले 1826 ईस्वी में एंग्लो बर्मा वार हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था। और उसमें उस टाइम बर्मा जो है यानी म्यांमार के अधीन ये इतना क्षेत्र था। इसको छोड़कर त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी जो भी क्षेत्र था वो उस टाइम असम कहलाता था, और वो पूरा हिस्सा जो था वो बर्मा में था। तो एंग्लो बर्मा वार जब हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच जब युद्ध हुआ था 1826 ईस्वी में, तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरे असम को जीत लिया था। उसके बाद असम को इस भारत में, ब्रिटिश अधीन भारत जो है उसमें मिला लिया, और यहाँ पर तेल और चाय की खेती के लिए इस जगह को उपयुक्त समझा था, इसलिए लड़ा भी था। और तेल और चाय की खेती, ये तेल वहाँ से तेल निकालने के लिए ये असम के डिगबोई में मिला था। उसके बाद चाय के लिए ये क्षेत्र को प्रसिद्ध माना गया था, और यहाँ से चाय की खेती स्टार्ट किया था ये अंग्रेज 1826 में जब ये जीत लिया था क्षेत्र को। लगभग 1834 ईस्वी में के आसपास चाय की खेती सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पर किया था असम में। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये जो अभी बांग्लादेश क्षेत्र है ये पूरा, और यहाँ ये अभी जो पश्चिम बंगाल कहलाता है ये पूरा बंगाल था उस टाइम, पूरा एक बंगाल था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों मिलकर एक बंगाल था, और यहाँ से मजदूर को लेके जाना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज। मतलब यहाँ से जो भी बंगाली वगैरह मुसलमान थे सभी को यहाँ से उठा के असम में मजदूर के लिए लेके जाने लगा, मजदूरी कराने के लिए। तो इसमें इतना ज़्यादा मुस्लिम लोग गए थे वहाँ पे, वो अपना क्षेत्र अपना पूरा विस्तार कर लिए थे, बहुत ज़्यादा जगह अपना बना लिए थे धीरे धीरे करके, कि 1931 तक, यानी 100 साल के बाद लगभग 1931 में जब जनगणना हुआ था, तब ब्रिटेन के एक विद्वान जो थे वो बोले थे कि असम में इतना ज़्यादा बाहरी लोग आ गए हैं कि असम की जो मूल संस्कृति है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उनका संस्कृति क्या है उनको कुछ समझ में, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सभी क्षेत्र का अपना अपना संस्कृति होता है, उसमें मिलावट होने लगा। यहाँ से मुसलमान लोग जो भी थे और भी जो मजदूर वगैरह थे यहाँ से वहाँ धीरे धीरे पलायन किए, वहाँ पे रहने लगे और अपनी संस्कृति सभ्यता को अपनाने लगे। वास्तव बात है जिनकी संख्या अधिक होगी उनका ही सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे मानना पड़ेगा, और धीरे धीरे यहाँ असम की जो मूल संस्कृति थी उसी पे संकट उत्पन्न हो गया। उसी टाइम बोला था कि ये जो है असम खतरे में है, 1931 में ही बोला था, और वो खतरा आज तक बना हुआ है असम पर कि यहाँ पे बहुत सारे अप्रवासी आ चुके हैं।
ये 1931 में हुआ था। के बाद आगे देखेंगे कि 1950 में आते आते नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनको लगने लगा कि असम के बारे में, असम के जो लोग मूल आदमी हैं, ये 1931 तक जो भी मिलावट हुआ तो हुआ ही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सोचे कि भविष्य में और स्थिति बिगड़ ना जाए, इसलिए हम एक डाटा रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि असम में मूल आदमी कौन थे। इसलिए वो बिना किसी को ये पब्लिश नहीं किए थे। और 1951 में जब जनगणना हुआ था तो उसी जनगणना में 20 आदमी का एक सदस्य बना के और सिर्फ असम के लिए एक रजिस्टर तैयार किए थे। और पहला एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, वो पहला एनआरसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। वो पब्लिश नहीं किया गया था, वो एनआरसी कराकर उस फाइल को अपने पास ही रखे थे। और इस एनआरसी के माध्यम से वो 20 आदमी का सदस्य बनाए थे और उस जनगणना में 2-4 विकल्प और जोड़ दिए थे ताकि जो एनआरसी को फाइंड आउट करता हो, मतलब जो असम का मूल नागरिक है वो कौन कौन है वो फाइंड आउट करता हो, और असम में जो भी अप्रवासी रह रहे हैं उनको भी पता ना चले कि उनका एनआरसी किया जा रहा है कि मूल नागरिक कौन है और गैर अप्रवासी कौन है या प्रवासी कौन है। इस प्रकार पहला एनआरसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 में किया गया था। सिर्फ असम के लिए किया गया था और उसको पब्लिश नहीं किया गया था, पब्लिक में नहीं बताया गया था कि असम में इतने मूल नागरिक हैं, नहीं तो और हिंसा हो जाती। उसके बाद 1952 ईस्वी में 1951 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच समझौता हुआ था। और वो लियाकत अली और पंडित नेहरू के बीच समझौता में ये कहा गया था कि अभी भी भारत के जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी मुसलमान अगर कोई होंगे जो बांग्लादेश जाना चाहते होंगे वो जा सकते हैं, और जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू बौद्ध ये सब, वो भारत आ सकते हैं। उनके लिए भारत खुला हुआ है, उनको हम नागरिकता दे देंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच समझौता हुआ था। लियाकत अली समझौता के बाद 1951 में ही पंडित नेहरू के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट का नाम था इमिग्रेंट एक्सपल्सन फॉर असम एक्ट 1950। इसका मतलब था, इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी, एक्सपल्सन मतलब होता है भगाना, बाहर निकालना, भगाना। तो ये पारित किए थे, ये बोले थे कि जो भी असम में अप्रवासी आदमी हैं उनको एक्सपल किया जाए, बाहर किया जाए, कि गैर अप्रवासी जो भी हैं, अप्रवासी जो भी आए हैं उनको असम से बाहर किया जाए। लेकिन कुछ छूट दी गई थी इनके इस मामले में भी। पंडित नेहरू थोड़ा छूट दिए थे कि जो आदमी उत्पीड़ित होकर आए हैं बांग्लादेश से, जो शौक से आए हैं उनको तो बांग्लादेश ही जाना चाहिए, लेकिन जो उत्पीड़न का शिकार हुए हैं या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी संख्या कम है वो असम में रह सकते हैं। तो 1950 ईस्वी में पंडित नेहरू के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था, इमिग्रेंट एक्सपल्सन, जिसका मतलब होता है भगा देना, लेकिन इसमें भी कुछ रियायत दी गई थी, एक्सपल्सन फॉर असम एक्ट 1950। तो इसके तहत पंडित नेहरू बोले थे कि जो भी असम में अप्रवासी हैं उनको बाहर निकाला जाए, और लेकिन थोड़ा सा जो भी उत्पीड़ित आए हैं हिंदू बौद्ध ये सब, उनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बात किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना तक ही बात करेंगे कि असम संकट उत्पन्न कैसे हुआ। कल हम चर्चा करेंगे कि और इसमें भाषा को लेकर संकट उत्पन्न हुआ था जब पाकिस्तान अपना भाषा कुछ और चूज कर लिया था। उसके आगे 1983-82 में असम में बहुत भयानक रूप से कत्लेआम हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में कौन कौन सी बातें हुई थी असम में, और वोट बनाने के चक्कर में इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया ताकि उनका वोट बैंक बिगड़ जाए, ये सब बातें भी आई थी। वो सब हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसको देखने के लिए बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार पर। जय हिंद।